बॉबी के पास फंड आता कहां से है? सारे चुनाव पैसों से लड़े जाते हैं। अगर बॉबी पवार या बॉबी पवार के समर्थन से कोई सत्ता में आकर बैठ जाता है, कैसे दूर करेंगे इन सब चीजों को? आधे से ज्यादा कांग्रेस और आधे से ज्यादा भाजपा टूट कर आ सकती है। जिसके साथ इस गठबंधन होगा उस पे स्टाम्प पेपर पर लिखवाया जाएगा। आर मीनाक्षी सुंदरम एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। पूर्व में डीजीपी रहे अभिनव कुमार को लेकर आपके द्वारा फेसबुक पर कई बार लिखा गया। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह को लेकर भी आपके द्वारा कई बार ऐसा लिखा गया। सोशल मीडिया का सहारा लेकर आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपने जो किया वो गलत किया, क्यों किया? हिंसा के हम भी खिलाफ हैं। 27 में बॉबी पवार किसके माथे पे शिकन डालता है? बॉबी पवार कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। बॉबी पवार उसके लिए भी तैयार है। बॉबी पवार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन चूंकि वो चुनाव लड़ चुके हैं इसलिए उन्हें रियायत बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। काफी लोग उनको लेकर ये बात करते हैं कि वो किसी पार्टी की बी टीम है या ए टीम है। इसके बारे में चूंकि वो कई जगह जवाब दे चुके हैं, इसलिए इस बारे में हम उनसे चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कुछ और कि आगे की रणनीति बॉबी पवार की क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या रणनीति है आपकी? क्योंकि पहले बागेश्वर चुनाव में देखा, उसके बाद बद्रीनाथ चुनाव में भी आपकी धमक देखने को मिली। टिहरी लोकसभा चुनाव में निर्दलीय के तौर पर सब लोगों ने देखा ही आपको। 1,68,000 वोट लाना अपने आप में एक अच्छा मुकाम है। और उसके बाद केदारनाथ में, तो केदारनाथ में तो ये माना जा रहा है कि आपने जीत की बजाय कांग्रेस की हार की इबारत लिख दी। खुशी है कि कई बॉबी पवार बन चुके हैं जो लोग वास्तविक रूप से इस उत्तराखंड को बेहतर बनाना चाहते हैं, और उन लोगों ने मुहिमें शुरू कर दी है। अब पहले सड़कों पर संघर्ष किया है, अभी भी कर रहे हैं। बाकी जो चुनाव जो चल रहे हैं, जहाँ पर उन्हें लगता है कि प्रदेश की बेहतरी के लिए क्या किया जाना चाहिए, प्रदेश कैसे बेहतर हो सकता है, तो वो उनके मस्तिष्क में ये बात बैठ चुकी है कि प्रदेश को बेहतर करने के लिए एक अलग रेखा खींचनी पड़ेगी। और वो अलग रेखा खींचने की अगर बात करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को जिताने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए कोई चुनाव ना लड़े, या कांग्रेस को जिताने के लिए बीजेपी को हराने के लिए कोई तीसरा चुनाव ना लड़े। अगर एक अलग रेखा खींचने की बात है, अगर नीति नियंता बनने की बात है, तो निश्चित तौर पर सीधी सी बात यह है कि आगे आपको कदम बढ़ाने पड़ेंगे। उस कदम बढ़ाने से, उस चुनावी रण में जाने से कांग्रेस को घाटा हो रहा है, भाजपा को फायदा हो रहा है, या कांग्रेस को फायदा हो रहा है, भाजपा को घाटा हो रहा है, वो अभी ये सवाल किसी के दिमाग में नहीं होने चाहिए। क्योंकि हमारी लड़ाई प्रदेश की बेहतरी के लिए और एक लंबी लाइन, अलग लाइन खींचने की है। मैं यकीनन ये मानता हूं कि निर्दलीय के तौर पर बी टीम या ए टीम का कोई सीन नहीं है। इससे पहले अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आईटी सेल के द्वारा डैमेज किया जाता है बॉबी पवार को। कितना डैमेज कर पाए हैं? देखिए, डैमेज करने की जहाँ तक बात है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु हमारे साथ जनता है और जनता सारी चीज़ देख रही है। जनता आज की डेट में पढ़ी लिखी जनता है और समझने वाली जनता है, समझ सकती है चीज़ों को। तो निश्चित तौर पर हर बार जब जब डैमेज करने की कोशिश की तो हर बार जनता ने नकारा है। हर बार जनता ने हौसला दिया है कि नहीं, जिस लड़ाई को लेकर आगे बढ़े हैं उस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाना है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। इसलिए हम खड़े हैं और हम आपके साथ हैं। तो लड़ना है, जो भी करना है, संघर्ष करना है। बॉबी, मैंने हमेशा आपसे जब भी बात की है एक सवाल ज़रूर पूछा है, और अब वो सवाल चूंकि पब्लिक डोमेन में तैर रहा है कि बॉबी के पास फंड आता कहाँ से है। कारण ये है कि जब कोई चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि अब आप पहले की तरह यूथ लीडर के तौर पर नहीं पहचान रखते हैं, अब आप चूंकि राजनीति में प्रवेश प्रॉपर तरीके से कर चुके हैं, तो आपको यकीनन जितने भी सवाल हैं उनके जवाब जो जनता के द्वारा पूछे जाते हैं वो आपको देने चाहिए। माना यह जाता है कि बॉबी पवार के पास जो पैसा है उसका सोर्स क्या है, ये लोगों के सवाल होते हैं। दूसरा, कई जगह चर्चा ये सुनने को मिलती है कि बॉबी पवार एक पॉश एरिया में प्लॉट खरीदने जैसी बातें भी सामने आती हैं। और जो टीमों वाली बात है वो तो मैं पहले ही, चूंकि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा अपना मानना ये है कि चुनाव लड़ने का अधिकार किसी को भी है, और वो चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या इनसे इतर भी हो। इससे पहले भी केदारनाथ की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा केदारनाथ में भी देखने को मिला है। निर्दलीय के तौर पर हमने आशा नौटियाल को लड़ते हुए भी देखा है और हमने कुलदीप रावत को भी लड़ते हुए देखा है। दोनों ही बीजेपी के आज सदस्य के तौर पर जाने जाते हैं।
देखिए, आपने जहाँ से फंड की बात की है, तो मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस का कमज़ोर होना और उनके मन में ये बात बैठ जाना कि सारे चुनाव पैसों से लड़े जाते हैं, यही उनका हार का कारण है, यही कारण उनको कमज़ोर होने का कारण है। ये बात सब जानते हैं, आम जनता भी जानती है, जिन लोगों ने हमें वोट दिया है टिहरी लोकसभा में, ये हर एक घर का व्यक्ति जानता है कि बॉबी पवार ने चुनाव कैसे लड़ा, जनता चुनाव लड़वा गई। दूसरी बात है कि हमने तो कोई पैसा नहीं बांटा, बावजूद इसके हमने कोई दारू नहीं बांटी, हमने कोई लोभ प्रलोभन नहीं दिए, बावजूद उसके इतनी बड़ी संख्या में लोग टूट कर आए और समर्थन में खड़े हो गए और प्रत्यक्ष रूप से उसमें वोटिंग की गई। तो यहाँ से इस बात का तो खंडन होता है कि कोई भी चुनाव केवल और केवल पैसों पर नहीं लड़ा जाता। हाँ, पैसों की जरूरत पड़ती है, संसाधनों को जुटाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, परंतु इतने भी नहीं कि आप पूरा चुनाव डिपेंड पैसों पे हो जाए। दूसरी बात है कि आपने कहा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। देखिए, जनता चुनाव लड़वा रही है, चाहे लोकसभा टिहरी की बात हो, आज वर्तमान समय में चाहे केदारनाथ उपचुनाव की बात भी कर लें, तो हम तो कहते हैं कि हम तो चुनाव में गए, वहाँ पर रहे, पर जिस प्रकार की हमें महसूस जो चीज़ें हुई कि संसाधनों की, धन की, तो मुझे लगता है कि उस चक्कर में त्रिभुवन भाई ना झंडे डंडे छपवा पाए, ना उस हिसाब से पोस्टर बैनर छपवा पाए, ना और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं कर पाए। तो देखिए, जनता ये समझ चुकी है कि वर्तमान समय में 24 वर्षों से अगर इस प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा ने जो मित्र विपक्ष की जो भूमिका निभाई है, आज कहीं ना कहीं वो लोगों के मस्तिष्क में है कि वास्तव में इन लोगों ने लूट खसोट जो की है मिल के की है। जब किसी की बैटिंग आई तो उन्होंने खुलकर बैटिंग दोनों की। से मतलब दोनों से मतलब भाजपा कांग्रेस, मतलब जब कांग्रेस ने बैटिंग की तो उनके जो फील्डर थे, उनके जो बॉलर थे, उन्हें बड़े आसानी से उनको बैटिंग करने का मौका दिया। जब बीजेपी की बैटिंग करने की बारी आई तो कांग्रेस के जो फील्डर थे, बॉलर थे, उन्हें बड़े मज़े से उनको सारा मौका दिया। आज वर्तमान समय में आपने कुछ जिक्र किया कि कह रहे हैं कि कोई पॉश एरिया में कोई प्लॉट खरीदने की बात आ रही चलती है। बिल्कुल चर्चा, देखिए चर्चा तो बहुत कुछ चलती है, और ये चर्चा चलाने का जो सिलसिला वही बीजेपी का आईटी सेल है। वो ऐसी चर्चा चलवाना चाहते हैं कि देखिए बॉबी पवार पर हम क्या आरोप लगाएं, बॉबी पवार पर कितने करोड़ का प्लॉट खरीदा मैं वही कह रहा, बॉबी पवार पर क्या आरोप लगाएं, कुछ भी वो ऐसी बातें फैलाना शुरू कर देते हैं जिससे कि हमारी छवि धूमिल हो। परंतु हम ये कहते हैं कि छवि ऐसे धूमिल नहीं होती है। छवि धूमिल तब होती है जब आप कुकृत्य करते हो, और हम तो खुली किताब हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास तो सारे संसाधन है, सारी पावर्स है, आप लगा दीजिए। जैसे आपने 1 साल पहले लगाई थी, आपने हमारे अकाउंट सीज कर दिए थे जिसमें 1000 रुपये मिले थे। आपने तमाम प्रकार के आरटीओ को चिट्ठियाँ लिख दी कि क्या इनके नाम कोई गाड़ी है, वो कर दिया। आपने तमाम बैंकों में और यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस में तक चिट्ठी भेजी थी कि भाई इनके नाम पर कोई खाता, उनमें कितना अमाउंट है, और जिस खाते को सीज किया उसमें 1000 रुपये थे। तो आपके पास तो सारी पावर है, आपको तो जनता ने पावर दे रखी है, आप उसका इस्तेमाल करिए, सही दिशा में करोगे। या बॉबी पवार जैसे लोग जो संघर्ष प्रदेश के लिए कर रहे हैं, जो प्रदेश की बेहतरी के लिए लड़ रहे हैं, या उनको एक्सपोज करने में या उनको नीचा दिखाने में कर रहे हैं, वो तो आपकी नीयत पर ये सवाल जाता है। परंतु मैं कहता हूँ अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आप जाँच करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर बॉबी पवार, केदारनाथ के चुनाव के बाद में चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं। लोगों को लगता है कि जो चुनाव है वो बीजेपी चुनाव जीती है, और इस जीत की इबारत लिखने के पीछे कहीं ना कहीं बॉबी पवार का हाथ है। हाथ से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं बार बार अपना शब्द दोहरा रहा हूँ कि मैं कोई बी टीम या ए टीम की बात नहीं कर रहा हूँ। जो वोट कांग्रेस की तरफ जाना था वो वोट निर्दलीय की तरफ गया, जो आपका समर्थित प्रत्याशी था वहाँ पर। तो ऐसे में कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत की इबारत लिखने के पीछे कहीं ना कहीं बॉबी पवार है। देखिए, ये बात आपने बहुत सही कही और बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जिस प्रकार से इस प्रदेश का जो आम जनमानस है, इस प्रदेश के जो लोग हैं, अगर वो आगे भी वैसा ही खेलना चाहते हैं जैसे 24 वर्षों में खेल रहे हैं, कभी भाजपा ने बहुत गलत कर दिया तो कांग्रेस को जुटाने में जुट गए, कभी कांग्रेस ने बहुत बुरा कर दिया तो भाजपा को जिताने में जुट गए। तो अगर यही खेल खेलना है तो 24 साल खेल लिया और खेलते रहो, उससे हासिल क्या होगा? आज मैंने अभी खंडन किया इस बात का,
मैंने कहा कि ये कांग्रेस को डैमेज करने, भाजपा को फायदा पहुंचाने या भाजपा को डैमेज करने, कांग्रेस को फायदा पहुंचाने की ये लड़ाई नहीं है। लड़ाई केवल प्रदेश की बेहतरी के लिए है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं एक जन जागरूकता प्रदेश के अंदर जा रही है, और ये उस समय पर जा रही है जब हमारा जो आम जनमानस है, जो वोटर्स है, जो एक्टिव मोड में जब रहता है। केवल एक ऐसा समय होता है जब भी किसी क्षेत्र में, किसी प्रदेश में या देश में जब चुनाव होता है, तो मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा एक्टिव अगर आम व्यक्ति होता है तो चुनाव के समय होता है। और चुनाव के समय उनसे कही जाने वाली बात, चुनाव के समय उन तक पहुंचाने वाले जो मुद्दे हैं, चुनाव के समय उन तक पहुंचाने वाली जो चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से उस चीज़ को पकड़ते हैं और उस पर अध्ययन करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या सही क्या गलत है। और उसका ही नतीजा है, ये उसका ही नतीजा है कि लोग एक अलग रेखा खींचने में लगे हुए हैं। और ये रेखा जब तक खींची नहीं जाएगी तब तक इस प्रदेश का जो आम जनमानस है वो कभी भाजपा को फायदा पहुंचाएगा, कभी कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा, सिर्फ इसलिए कि यार भाजपा ने गलत कर दिया है तो कांग्रेस को फायदा पहुंचा दो, कांग्रेस ने गलत कर दिया है भाजपा को फायदा पहुंचा दो। पर इससे आगे क्या? इससे आगे यही एक रास्ता बचता है कि भाई कांग्रेस भाजपा से हटकर क्या यहाँ की एक ऐसी शक्ति बन सकती है जो अपने इस प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करे, इस प्रदेश की बेहतरी के लिए जो संघर्ष करे। तो वो सारा प्रयास है, इसको हमारा युवा तो समझ चुका है और युवा लगातार जवाब दे रहा है। पर आज की डेट में अभिभावकों को, यहाँ के आंदोलनकारियों को, यहाँ के जो पूर्व सैनिक है, यहाँ के जो ईमानदार कर्मचारी वर्ग है, तो उन सबको ये समझने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ जिस दिन ये समझ आ जाएगा तो ये पारी वाला जो सीन है, जो टेस्ट बैटिंग यहाँ पर चल रही है, 5 साल तुम, 5 साल हम, 5 साल, तो ये ख़त्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं इस प्रदेश के अंदर एक ऐसी शक्ति निश्चित तौर पर पैदा होगी जो इस प्रदेश का भला करना चाहती है। तो ऐसे में तो प्रतीत होता है कि 2027 में फिर भाजपा रिपीट करेगी। देखिए, ये अपने अपने सोचने का नज़रिया है। आज हमारी कोशिश ये है कि प्रदेश के अंतिम कोने पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, उस तक ये बात पहुंच जानी चाहिए कि 24 वर्षों में हुआ क्या है। 24 वर्षों में जब ये चीज़ें हुई है तो फिर भाजपा और कांग्रेस ही क्यों? ये सारी बातें, किस प्रकार से हम पर जो अत्याचार हुए हैं उत्तराखंडियों पर, किस प्रकार से हम लाचार बनकर बैठे हैं उन लोगों के नीचे जिन्हें हमें ही चुनकर भेजा है, जिन्हें हमने ही पावर दी है। तो ये जिस दिन हमारी जो कोशिश है वो निरंतर चल रही है, ये जिस दिन उत्तराखंड के अंतिम कोने पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति तक ये चीज़ें पहुंच जाएगी तो मैं समझता हूं कि वो जरूर इस पर विचार करेगा, जरूर सोचेगा और उसके बाद फैसला लेगा। बॉबी, मैं फिलॉसफी से थोड़ा सा अलग हटकर प्रैक्टिकल बात करता हूं आपसे। 2027 चूंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2027 में अगर चुनाव की बात आती है तो 2-3 चीज़ें सामने आती हैं। पहली कि अगर आप तीसरे विकल्प के रूप में, क्योंकि प्रदेश में आज की तारीख में आपको और आपके ग्रुप को तीसरे विकल्प के तौर पर माना जा रहा है, देखा जा रहा है। पहले कि उसके लिए आपको एक पार्टी बनाने की ज़रूरत है, पहला सवाल। दूसरा कि 2027 में अगर आप चुनाव मैदान में उतरते हैं, ऐसे में आपको, जैसा कि मैंने कहा कि एक पार्टी बनाने की ज़रूरत है, एक पार्टी के साथ आप उतर पाते हैं नहीं। जो सवाल 27 को लेकर है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप उस तादाद में वोट ला पाएंगे कि आप थर्ड फ्रंट को पूरी तरह से स्थापित कर पाएं। ऐसा तो नहीं होगा कि आप जब वोट लेकर आएंगे तो वो वोट कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के कटकर आपके पास आएंगे और जो सत्ता में इस समय बीजेपी मौजूद है कहीं ना कहीं उसको फायदा होगा, जैसा कि केदारनाथ में देखने को मिला है। देखिए, 27 में जो चुनाव लड़ा जाएगा वो जीतने के लिए लड़ा जाएगा, वो स्पष्ट रूप से आज हम भी ये बात कह रहे हैं और हमारे सहयोगी जो लोग लगे हुए हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं और उस पर कहीं ना कहीं समीकरण ऐसे बनाए जा रहे हैं कि जो भी चुनाव लड़ेंगे 27 में वो जीतने के लिए लड़ेंगे। निश्चित तौर पर आपने कहा कि हो सकता है कि भाई हमारे लड़ने से किसी को नुकसान, किसी को फायदा हो जाए, परंतु मैं नहीं समझता हूँ जिस प्रकार से हमारे लोग ग्राउंड जीरो पर जाकर वर्क करना शुरू कर दिया है कि भाई किस प्रकार से चीज़ हैं, किस प्रकार से चीज़ें होनी चाहिए, क्या एजेंडे होने चाहिए, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो निश्चित तौर पर हमें तो लगता है कि वो जो चुनाव लड़ा जाएगा वो जीतने के लिए लड़ा जाएगा। अब जो विपक्षी दल है, मतलब विपक्षी दल का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ वो कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, क्योंकि अगर थर्ड फ्रंट आएगा तो उनके लिए तो दोनों विपक्षी दल हो गए हैं। तो वो जिस प्रकार के भी आरोप लगाएं, जिस प्रकार के भी वो र्यूमर्स फैलाएं,
उनसे आम जनता को बचना चाहिए। और मैं कहूँगा कि ये 27 का चुनाव निश्चित तौर पर जीतने के लिए लड़ा जाएगा और इस उत्तराखंड की बेहतरी के लिए लड़ा जाएगा, और यहाँ के स्थानीय मुद्दों के साथ, जो इस प्रदेश के साथ छल कपट जो 24 वर्षों से हुआ है, उनको आधार बनाकर लड़ा जाएगा। पर क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि 36 सीट का जादुई आंकड़ा अब 27 में पहले चुनाव में पार पा लेंगे? देखिए, उसमें ये है कि हमारे लोग कहीं ना कहीं समीक्षा कर रहे हैं कितने सीटों पर लड़ते हैं। हमने अभी कहा भी है कि हमारा टारगेट है कि 50 सीटों पर लड़ना है, पर समीक्षा कर रहे हैं। जहाँ पर वैक्यूम दिखेगा, जहाँ पर लगेगा कि भाई यहाँ पर, क्योंकि अभी एक शब्द कहा है कि जीतने के लिए लड़ेंगे। अब जितनी सीटों पर ये समीकरण फिट बैठेगा उतनी सीटों पर लड़ा जाएगा। वो सीटें 20 हो, 30 हो, 50 हो, 70 हो, कुछ भी हो, वो आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, परंतु जिन सीटों पर लड़ेंगे उन सीटों पर दमखम के साथ और जीतने के लिए लड़ा जाएगा। मतलब किसी भी हाल में विधानसभा पहुंचने का रास्ता खोजना है। देखिए, हम लोगों ने सारे रास्ते अपना लिए हैं। हमने ये शुरुआत ज्ञापन देने से लेकर मुकदमे लगाने तक, लाठियां खाने तक, जेल जाने तक, तमाम प्रकार के सारे रास्ते अपनाए हैं। परंतु वास्तविक रूप से जब हमें पता लगा कि क्या चीज़ें हैं, कैसा सिस्टम चलता है, और जब नीति नियंता जो होते हैं उनके हाथ में सारी चाबियां होती है, तो मैं समझता हूं कि जिस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं उस चीज़ की लड़ाई पूर्व में भी हमने सड़कों पर संघर्ष के माध्यम से लड़ी है, वर्तमान समय में भी लड़ रहे हैं। परंतु जिस मांगों को लेकर, जिन मांगों को लेकर हम इनके आगे हाथ फैला रहे हैं, इनके आगे जा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, क्या अगर वही उसी पद पर या उसी अधिकार के तहत हम उस जगह पर जाएंगे तो गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। हम जो चाहते हैं वो उन्हें करना पड़ेगा। हमारे लोग, अपने लोग होंगे तो वो करेंगे। मैं इस पर एक सवाल और करूंगा, लेकिन उससे पहले वाले जो सवाल में आप एक सवाल मिस कर गए, और वो सवाल था कि आपको थर्ड फ्रंट में आने के लिए कम से कम एक पार्टी घोषित करने की ज़रूरत है। उसका कारण क्या है कि जब आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो ये चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चुनाव चिन्ह क्या दिया जाए। जब चुनाव चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे आपके चुनाव में आपको हीरा चुनाव चिन्ह मिला, ये एक इत्तेफाक है कि आपके समर्थित प्रत्याशी को, त्रिभुवन चौहान को भी केदारनाथ में हीरा का साइन मिला। लेकिन एक पर्टिकुलर, एक सिंगल साइन लेने के लिए आपको एक पार्टी की दरकार होती है। क्या लगता है उसके लिए कितना इंतज़ार करेगा यहाँ का? देखिए, वर्तमान समय में मैं ये समझता हूँ कि जनता की टेस्टिंग को समझना पड़ेगा। जनता की जो टेस्टिंग होगी उस आधार पर काम चल रहा है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की डिमांड्स जनता की होंगी या जिस प्रकार से जनता चाहेगी, होना तो वही है। उसके बाद अभी जो चीज़ें चल रही है, हमारे बीच के जो लोग हैं, हमारे साथ के जो लोग हैं, वो लोग निरंतर इस पर समीक्षा कर रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं समाज के बीच जा जाके कि किस प्रकार से चीज़ें हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि जो जनता की टेस्टिंग होगी उसी आधार पर होगा, जिससे भी मजबूती, जिस पे भी मजबूती, तभी मजबूती आएगी ना। जनता अगर बर्फी खाना चाह रही है, अगर उनके सामने रसगुल्ला रख दिया जाए तो क्यों खाएगी? अगर वो बर्फी उनके सामने रखी जाए तो जनता बड़े उससे खाएगी और खुश भी होगी। तो मैं वही चाह रहा हूँ कि जो टेस्टिंग जनता की होगी उस आधार पर समीक्षा भी की जा रही है, समाज में बीच जा जाके लोगों के बीच मॉनिटरिंग करी जा रही है। उस आधार पर जो वहाँ से समाज में जब जा रहे हैं आप, मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप, ये बात यहाँ तक तो समझ में आती है बात, लेकिन मेरा सवाल तो फिर भी वहीं खड़ा नहीं, फिर वही नहीं है मेरा सवाल। समाज, पार्टी को लेकर समाज, मैं वही कह रहा हूँ, समाज से जो रिपोर्ट्स आएगी, जो आम जनमानस के बीच से रिपोर्ट्स आएगी, उस आधार पर टेस्टिंग का पता लगेगा, उस आधार पर चीज़ें होंगी और निश्चित तौर पर होंगी। अच्छा, अभी हालात क्या कहते हैं? हालात तो कहते हैं जिस प्रकार की चीज़ें हैं वैक्यूम प्रदेश के अंदर हैं। लोग भाजपा कांग्रेस से त्रस्त हैं, लोग भाजपा से बहुत त्रस्त हैं, भाजपा से उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही नेता त्रस्त हैं, और यहाँ तक कि नहीं, बड़े ओहदों पर बैठे हुए नेता वर्तमान समय में यहाँ तक कि विधायक लेवल और इस तरीके के नेता नाखुश है। और मैं समझता हूँ वो नाखुश बीजेपी से हैं और बीजेपी से बड़े निराश हैं, परंतु वो कांग्रेस ऑप्शन चूज उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। तो वैक्यूम है, क्यों नहीं है? अगर चीज़ें बनेंगी तो समझता हूँ कि आधे से ज़्यादा कांग्रेस और आधे से ज़्यादा भाजपा टूट कर आ सकती है। कहाँ? अब जहाँ भी जो जनता की, जो जनता की मतलब बॉबी पवार यूथ की लीडर, यूथ की राजनीति से
एक नई राजनीति पैदा करने के चक्कर में है। देखिए बॉबी पंवार राजनीति, सुनो, बॉबी पंवार राजनीति पैदा करने के पक्ष में है कि एक ऐसी शक्ति प्रदेश के अंदर पैदा हो, ऐसी ताकत पैदा हो जो इन राष्ट्रीय दलों को चुनौती देकर यहाँ के संसाधनों को बचा सके, यहाँ के लोगों को राहत दे सके। परंतु उसके साथ सबसे बड़ी ये बात है कि उसके लिए अगर बॉबी पंवार को अगर किसी पद की आहुति देनी पड़ सकती है, बॉबी पंवार को ये शर्त रखी जा सकती है, बॉबी पंवार कोई चुनाव नहीं लड़ेगा या बॉबी पंवार को ये पद नहीं मिलेगा, तो बॉबी पंवार उसके लिए भी तैयार है। क्योंकि हमारा जो प्राथमिकता है केवल प्रदेश की बेहतरी के लिए और प्रदेश में एक ऐसी ताकत पैदा करने की है जो स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय जनमानस को राहत दे सके। बॉबी, अगर कांग्रेस, जैसा कि आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मेरा कुछ और था लेकिन आपने जवाब बड़ा महत्वपूर्ण दे दिया उस पर, आमतौर पर ये ऐसा जवाब सुना नहीं मैंने कहीं पर। बीजेपी और कांग्रेस से लोग अगर टूटते हैं और वो बॉबी के दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो बॉबी के दरवाजे उनके लिए खुलेंगे या बंद रहेंगे? नहीं, देखिए बॉबी के दरवाजे कहाँ हैं? बॉबी तो है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ बॉबी है ही नहीं। वो तो दरवाजा यहाँ के इष्ट देवी देवताओं का है। वो वास्तव में मैं तो कहता हूँ कि मेरी प्रार्थना है यहाँ के इष्ट देवी देवताओं से कि वो अपने उत्तराखंडियों के मन में उनके इसमें ऐसे विचार डालें, उनको सद्बुद्धि ऐसी दें कि जो दल हमारे लिए 24 वर्षों से हमें लूट रहे हैं, हमारा खून चूस रहे हैं, इस उत्तराखंड को बर्बाद कर रहे हैं, मैं तो प्रार्थना करूंगा अपने सभी इष्ट देवी देवताओं से, वो माँ गंगा हो, यमुना हो, बाबा बद्री, बाबा केदार हो, मासू महाराज हो, तमाम गोलजू महाराज हो, तमाम सभी जितने भी इष्ट देवी देवता, उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि हमारे उत्तराखंडियों को, जो लोग आज भी इस परिपाटी को, इस भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, जिन राष्ट्रीय दलों ने हमें निचोड़ा है, उनको थोड़ा बहुत उनके मन में ऐसे विचार डालें कि क्यों ना एक लड़ाई उत्तराखंड को बचाने के लिए, एक लड़ाई उत्तराखंड की बेहतरी के लिए जो लड़ी जा रही है या जो लड़ी जाएगी, उसमें वो भी अपना कहीं ना कहीं आहुति दें या कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित हों। अगर वो कहते हैं कि हम सम्मिलित होना चाहते हैं और अपने मन को साफ करके, वो फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि आपके इष्ट देवी देवताओं के पास या हमारे इष्ट देवी देवताओं के पास में आते हैं, बॉबी की तरफ से उनके लिए क्या जवाब होगा? देखिए, आज तक जो 24 वर्षों में पूरा हाल रहा है, इस प्रदेश में कई राजनीतिक दल, दर्जनों राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हो गए हैं और सारी चीज़ें हो गई है केवल इस चक्कर में। और लड़ाई क्या रही? मुख्यमंत्री बनने की। लड़ाई क्या रही? बड़े ओहदे पर जाने की। आप अगर 2 विधायक जिता कर नहीं ला सकते हो तो मुख्यमंत्री का सपना कैसे देख सकते हो? मैं तो उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग आइए, अगर आपको ये डाउट है कि हम अगर ऐसे मिल जाएंगे तो हमारा ओहदा कम हो जाएगा, हमारी पावर्स कम हो जाएगी या ये चीज़ें नाम कम हो जाएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये साक्षी मानकर अपने मासू महाराज को कहता हूँ, उनको साक्षी मानकर कहता हूँ कि अगर प्रदेश की बेहतरी के लिए निष्पक्ष रूप से, ईमानदारी से लड़ाई लड़नी है तो बॉबी पंवार को कोई पद की लालसा नहीं है। बस एक ऐसी ताकत बन जाए जो राष्ट्रीय दलों को चुनौती दे पाए, जो इन राष्ट्रीय दलों से इस उत्तराखंड को बचा पाए। ऐसी ताकत अगर बनती है, किसको क्या पद मिलता है, कौन किस ओहदे पर जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। परंतु हाँ, ऐसी राष्ट्रीय क्षेत्रीय ताकत इस उत्तराखंड में अगर बनती है तो बॉबी पंवार को कोई पद की लालसा नहीं है। मैं अपने इस जीवन को, अपने इस जन्म को मैं ऊपर वाले को धन्य मान जाऊंगा कि यार ठीक है, हमें पद मिला ना मिला, परंतु केवल हमने एक ऐसी शुरुआत की है जो इस उत्तराखंड को बचा सके। बॉबी, मान लीजिए मैं आपको एक अलादीन का चिराग दे देता हूँ और अगर आप उसे घिसना शुरू करते हैं और चिराग आपको आशीर्वाद देता है कि सरकार आपकी बन जाएगी। अब आपने चूंकि लड़ाई की नौकरी के लिए, पेपर लीक को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, इन सब चीज़ों के लिए लड़ाई की आपने, आपका मानना है कि पिछले 24 वर्षों से इस प्रदेश के अंदर सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। अगर बॉबी पंवार या बॉबी पंवार के समर्थन से कोई सत्ता में आकर बैठ जाता है, कैसे दूर करेंगे इन सब चीज़ों को? भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? उसके लिए क्या रोड मैप है? फिर अगर मान लीजिए मासू महाराज का ही आपको आशीर्वाद मिल जाता है और आपको प्रदेश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने का मौका मिल जाता है, कैसे पैदा करेंगे नौकरियां? देखिए, निश्चित तौर पर हमारा उद्देश्य यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ने का है
और उसके अलावा केवल रोजगार, हमने ये बार बार कहा है कि हमने कभी भी सरकार से ये नहीं कहा कि तुम इतनी नौकरियां दे दो, हमने हर बार अवसर मांगे हैं। इन लोगों ने अवसर देने में भी कंजूसी की है, इन लोगों ने समय पे अवसर नहीं दे पाए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, सरकारी नौकरियां तो है ही, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर गलत तरीके से जो नियम बाहरी प्रदेशों में भी लागू है कि भाई यहाँ तक जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो कर्मचारी वर्ग है वो तो केवल प्योरली प्रदेश का होना चाहिए, उसमें भी इन लोगों ने धांधली की है। सबसे बड़ी बात है कि इस प्रदेश के भीतर अगर ऐसा होता है, अगर मासूम महाराज की कृपा से, बाबा बद्री केदार, माँ गंगा यमुना, गोलजी महाराज, तमाम इष्ट देवी देवताओं के अगर आशीर्वाद से ऐसा होता है तो ये समझ लीजिए कि यहाँ के जो युवा है, जो यहाँ के युवाओं के लिए अवसर मिलेंगे, उस अवसर को कोई भी भारी व्यक्ति या कोई भी ऐसा अवसर को उसे नहीं पाएगा। यहाँ का उत्तराखंडी उस अवसर को पाएगा, नंबर एक बात। दूसरी बात है, सरकारी नौकरी से हट के अगर देखा जाए तो यहाँ क्या नहीं है, यहाँ क्या नहीं है। यहाँ तो हमारे पास उच्च हिमालय से लेकर, मध्यम हिमालय से लेकर लघु हिमालय तक हमारे पास सब पड़ा हुआ है। यहाँ तो माँ गंगा यमुना जैसी नदियाँ बह रही है। यहाँ को तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ जितने प्रकार से अगर खनन की भी बात करें, जो आज बड़ा विषय बना हुआ है, उस खनन में भी देखा जाए कितना राजस्व इस प्रदेश को मिल सकता है, परंतु कौन उसका दोहन कर रहा है? क्या उत्तराखंडी है? नहीं है। यहाँ तक कि जो उत्तराखंड के लोग इस काम को करते थे, जिन लोगों ने इन्वेस्ट करके अपने डंपर ले लिए, ट्रैक्टर ले लिए, जेसीबी ले ली, तमाम प्रकार, वो आज घर पर खड़ी रह रह के उन ट्रैक्टरों डंपरों को वो उसका जो किस्त होती है वो जेब से भर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी के अलावा जो बात करने वाला हूँ, यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार केवल और केवल उत्तराखंडियों को होगा। और मैं समझता हूं कि अभी तो आधे से ज़्यादा 50% से अधिक प्राकृतिक दोहन ऐसे हैं जो इन्होंने बेच दिए हैं, जो दूसरों के हाथों में दे दिए, जिससे कि हमारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिससे कि हमारे लोगों का जो इनकम आय का स्रोत है वो ख़त्म हो रहा है। पिता का जो सबसे नालायक पुत्र होता है वो पिता की इकट्ठी करी गई संपत्तियां, जोड़ी गई संपत्तियों को बेचता है, और वर्तमान समय में यही चल रहा है। आप देख लो, सब कुछ बेच दिया, क्या रखा है? आप अगर डाक पत्थर की अभी बात करेंगे, हाल ही में जो लेटेस्ट जो चल रहा है, डाक पत्थर में यूजेबीनेल की और तमाम विभागों की जो ज़मीनें हैं, जहाँ पर सरकार अपने अंडर टेक ओवर लेकर उसमें कई रोजगार सृजित कर सकती है, कई चीज़ें वहाँ पर वो कर सकती है, वो किसी गुजराती कंपनी को लाकर यहाँ पर सौदा कर दिया, और उस सौदे में ये नहीं लिखा गया कि कितने में सौदा हो रहा है, उसको हाइड किया गया है, उसको ये बताया गया कि इसको बेचने का काम कर रहे हैं। तो मैंने तो कहा कि जो पिता का सबसे नालायक पुत्र होता है वो पिता के द्वारा जोड़ी गई जो संपत्तियां हैं उसको बेचने का काम करता है, उसको बेच कर अपना जीवन यापन करता है। मतलब उसको बेच कर सरकार चला रहे हैं और अपनी तिजोरियों को भर रहे हैं। अपनी तिजोरियों का मतलब है कि आज अगर आप अधिकारी को टारगेट दोगे कि मुझे मंथली इतना चाहिए, तो अधिकारी मंथली उतना रिकवर करके तो देगा, पर उससे दोगुना रिकवर करेगा, क्योंकि उसे अपनी तिजोरी भी भरनी है। तो जो ये लूट खसोट चल रही है, मैं समझता हूं कि अगर इस पर ब्रेक लग गया तो निश्चित तौर पर यहाँ के युवाओं को रोजगार क्या, वो सारे रास्ते खुलेंगे। यहाँ जो प्रदेश कर्जे में चल रहा है वो कर्जा कहीं ना कहीं रिकवर होगा। तो मैं समझता हूं कि अपार संभावनाएं इस प्रदेश के अंदर हैं। आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा डैम टिहरी डैम जैसा जो डैम है, जहां पर कहीं ना कहीं मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मछली उत्पादन का काम भी शुरू कर दिया, लाखों लोगों को वही रोजगार मिल जाएगा। परंतु कहाँ, उसमें हिस्सेदारी तो नहीं है। उसमें 12% रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी का क्या मतलब है? हमारा भूभाग है, हमारे सैकड़ों गांव उसमें समाहित हुए हैं, हमारे लोगों के आंसू इन्हें नहीं दिखे हैं, हमारे लोगों को वहां से पलायन होकर नीचे आना पड़ा है, और बावजूद उसके हमें हिस्सेदारी नहीं मिली। अगर वास्तव में ऐसा होता है जैसा आपने किया है, अगर इष्ट देवी देवताओं के आशीर्वाद से ऐसा होता है, तो ये हिस्सेदारी की लड़ाई भी लड़ी जाएगी, जिससे कि लाखों लोगों को राहत हमारे प्रदेश के रोजगार के रूप में मिलेगी। इसके अलावा परिसंपत्तियां देख लीजिए भाई, जब प्रदेश अलग हो गया है, जब किन्हीं दो भाइयों में बंटवारा हो जाता है, मैं मान सकता हूं कि एक 100 मीटर का जो प्लॉट है वो दो भाइयों का था। अगर उन भाइयों में बंटवारा हो जाता है, जब बंटवारे के समय उसमें हिस्से हो जाते हैं, तो क्या भविष्य में दूसरा भाई उसमें वो तो नहीं कर सकता, अधिकार तो नहीं जमा सकता है? यहाँ यही चल रहा है।
यहाँ ये चल रहा है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। ठीक है, परियोजनाएं तब चल रही थी, परंतु भाई परियोजनाएं चल रही थी, जो परिसंपत्तियां हैं वो अगर हमारे हिस्से में आई है, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार थी, हमारी भी तो वही सरकार थी, टैक्स का जो पैसा जा रहा था वो सरकार को हमारा भी जा रहा था, उत्तर प्रदेश का भी आ रहा था। जब बंटवारा हो गया है तो हमारा हमें जो मिला वो हमारा, तुम्हें जो मिला तुम्हारा। पर आज भी क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्वेस्ट किया है। अरे भाई तब हमारी भी उत्तर प्रदेश सरकार थी, आज भले ही उत्तराखंड सरकार। तो ये सारी लड़ाइयाँ चाहिए परिसंपत्तियों को लेकर हो, जिसपे विपक्ष पक्ष कुछ नहीं बोलने को तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से मलाई चाटनी है। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि परिसंपत्तियों वाले मसले में जो आसानी से सॉर्ट आउट हो सकता था, केंद्र सरकार भाजपा की थी, उत्तर प्रदेश सरकार भाजपा की थी, उत्तराखंड सरकार भाजपा की थी, ये मामला 1 मिनट में सॉर्ट आउट हो सकता था अगर भाजपा सरकार चाहती। परंतु मुझे ये लग रहा है कि जो यहाँ के मुख्यमंत्रियों की कुर्सियों पर समय समय पर बैठे हैं, उन्होंने परिसंपत्तियों को अपने अधिकार में लेने का प्रयास नहीं किया, केवल ये प्रयास किया कि उन परिसंपत्तियों के माध्यम से अपने घर कितनी अटैचियाँ आ सकती है, जिससे कि मामला उलझा रहे। तमाम प्रकार की संभावनाएं मैंने आपको अभी कही, और हम तो ठोकर खाए हुए लोग हैं, हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल, तो वो सारे रास्ते निकाले जाएंगे और इस प्रदेश की जो तस्वीर हम बदलना चाहते हैं, इस प्रदेश के लिए जो बेहतरी के लिए जो करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों को रोका जा सकता है? दूसरा, आपने कहा कि स्वरोजगार की बात की आपने, पर स्वरोजगार की अगर हम बात करें तो दिल्ली में बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहाँ उत्तराखंड में इस समय पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। स्वरोजगार को लेकर देखा जाता है कि वहाँ से भी योजनाएं चलती हैं और उत्तराखंड से भी योजनाएं चलती हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो योजना भाजपा सरकार चला रही है वो योजनाएं उनमें कमी है, और आप जो बात कर रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, योजनाओं में कमी नहीं है, मैं कभी भी इस बात को नहीं मानता हूँ कि योजनाओं में कमी है। इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है? इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि भ्रष्टाचार चरम पर है। अगर आज की डेट में निष्पक्ष रूप से सर्वे करवा लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड प्रदेश इस देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेशों में एक वर्तमान समय में होगा। ये सारी चीज़ें हैं, जब आप भ्रष्टाचार की उस पर ब्रेक लगाओगे तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हो सकती है और ये चीज़ें चल भी सकती है। आप जिस स्वरोजगार को करने जाओगे, जिस लोन को लेने जाओगे, 15-20% तो वहीं वो पहले ले लेते हैं उसको स्वीकृत करवाने का, तो फिर बचेगा क्या? और वो जो करने वाला वो करेगा क्या? जब इस प्रकार की चीज़ें चल रही है, जब मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, जब सिंगल विंडो सिस्टम नहीं बन रहा है, आपको तो 10 जगह साइन करवाने पड़ते हैं, आपको एक लोन लेने में 10 विभागों के चक्कर कटवाने पड़ते हैं, तो 10 जगह कितना देना पड़ेगा? अगर सिंगल विंडो सिस्टम हो जाए, मैं समझता हूँ कि क्यों पारदर्शिता नहीं आएगी। पर ये जो 10 जगह का रखा हुआ है, ये इसलिए रखा हुआ है कि अधिकारी भी खा सके, कर्मचारी भी खा सके, नेता को भी पहुँचा सकें और अपना तिजोरी भर सके। तो आपको लगता है बॉबी पवार और बॉबी पवार की टीम यूथ की अगर सिस्टम के अंदर घुस जाती है तो ये सब बंद हो जाएगा? निश्चित तौर पर इसके लिए मॉनिटरिंग अलग से करवाई जाएगी। दिल्ली में एक आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन के तौर पर, उसे पूरे देश और दुनिया ने देखा, और वो आंदोलन लगभग इन्हीं चीज़ों को लेकर था जिन चीज़ों के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं। एक पार्टी उपजी आम आदमी पार्टी के नाम से, अरविंद केजरीवाल ने उसका प्रतिनिधित्व किया। दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री, दिल्ली चूँकि यूनियन टेरिटरी है, उसके मुख्यमंत्री भी रहे, और उन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे। शुरुआत उन्होंने भी यही की थी कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे और जो मनी माफिया है या जो करप्शन माफिया है उसको पूरी तरह से जड़ से मिटा देंगे। पब्लिक ने भरोसा किया उन पर, लेकिन उसके बाद उन्हें और उनके कई सहयोगियों को जेल जाना पड़ा। आज आप भी वही बात कर रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, महासू महाराज की कसम खा रहे हैं, गंगा यमुना की कसम खा रहे हैं, केदार बद्री की कसम खा रहे हैं। क्या गारंटी है कि बॉबी पवार या बॉबी पवार की टीम ऐसा नहीं करेगी? देखिए, वो जो आंदोलन की उपज थी, वो आंदोलन का जो आधार था वो लोकपाल था। क्या लोकपाल केजरीवाल सरकार लाई? भले ही केजरीवाल सरकार आज तीसरी बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ के मेडिकल फील्ड में अच्छा काम किया है, उस बात को हम मानते हैं,
पर क्या जो आधार था, जो बेस था, क्या उस और गए? लोकपाल क्यों नहीं आया? और आज हमारी भी यही बात है। आपने कहा कि आप रोक के दिखाओगे, हम रोक के दिखाएंगे। लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए भी वो होगा। और अगर सत्ता में आते हैं, अगर सरकार में जाते हैं, तो सबसे पहला होगा लोकायुक्त। और उस लोकायुक्त के लिए हम स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकते हैं कि अगर हम सत्ता में आए, और उस स्टैम्प पेपर पर यह भी लिख सकते हैं कि भाई अगर सत्ता में आए और लोकायुक्त की नियुक्ति अगर नहीं की तो आप जो चाहे वो सजा कोर्ट के माध्यम से, जो चाहे जो सजा जनता के माध्यम से दे सकते हैं। इससे ज़्यादा तो हम अपना हृदय निकाल के यहाँ नहीं रख सकते। ये कर सकते हैं। और अगर पहला ही ये काम नहीं हुआ तो उसके बाद जनता जो सजा देना चाहे देगी। कोर्ट के माध्यम से अगर स्टैम्प पेपर पर लिखा होगा, 10 गवाह होंगे, उसके बाद मैं समझता हूँ कि वो कोर्ट के माध्यम से सजा दिलवाएं। पर हमारा उद्देश्य इस प्रदेश से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। इस प्रदेश में जो जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी लोग, जिस प्रकार से एक संगठित होकर जो एक चैन बनी हुई है, उस चैन को तोड़ना है। और निश्चित तौर पर अगर उत्तराखंड जैसे प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य में अगर भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाए, भ्रष्टाचार पर रोक लग जाए, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के युवाओं के पास, यहाँ के आम जनमानस के पास ना तो रोजगार की कमी होगी और ना इस प्रदेश को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। मानो अलादीन का चिराग आप पर इतना ज़्यादा मेहरबान नहीं होता और आपको बहुत लिमिटेड सीट के साथ में 2027 में आना पड़ता है। ऐसे में क्या करेंगे? देखिए, ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में तो फिर समय रहते हुए फैसला लेंगे। परंतु इतना जरूर कहेंगे कि अगर गठबंधन में भी ये चीज़ें होती है तो जिसके साथ ये गठबंधन होगा उस पर स्टाम्प पेपर पर लिखवाया जाएगा। लोकायुक्त तो नियुक्त होना चाहिए। पर ये पॉसिबल कैसे है? तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। राजनीति में स्टैम्प पेपर वाली नहीं है तो फिर अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस भाजपा मिलकर गठबंधन कर लें, हम विपक्ष में बैठेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, अगर स्टैम्प पेपर पर लिख के नहीं दे सकते हैं और उस 10 गवाह के सामने लिख के नहीं दे सकते हैं, तो हम विपक्ष बैठना पसंद करेंगे, पर कांग्रेस भाजपा मिलकर सरकार बना लें। बड़ा गंभीर जवाब और बड़ा बिल्कुल गहरा जवाब दिया आपने। अगर ऐसा होता है, अगर इस प्रकार की कंडीशन बनती है कि इस बीच में मसला फंस जाता है कि भाई गठबंधन या फिर विपक्ष, तो अगर इस प्रकार की चीज़ें और जिसको समर्थन दे रहे हैं या जिसका समर्थन ले रहे हैं, अगर वो स्टाम्प पेपर पर लिखने को लिए तैयार नहीं है कि भाई ये एजेंडे और इन पर काम होना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस और भाजपा आपस में मिलकर सरकार बना लें, सत्ता चलाएं, हम विपक्ष में बैठ कर उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और वहाँ पर देखेंगे, उसकी जनता की लड़ाई लड़ेंगे। एक सवाल है, चूंकि किसी भी तरह की हिंसा, चाहे वो जुबानी हिंसा हो या हाथ पैरों से की गई हिंसा हो, इसके हम पक्षधर कभी नहीं रहे। और मुझे लगता है कि छात्र जीवन से और यूथ के आंदोलन से अलग हटकर जब आप राजनीति के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक राजनेता, चूंकि राजनेता एक जनता का प्रतिनिधि होता है, तो उसको भी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कुछ चीज़ें आपकी तरफ से सामने आई, देखने को मिली, जिसमें मैं नाम लेकर बाकायदा इसका जिक्र करूंगा। आईएएस प्रकरण सामने आया है जिसमें आर मीनाक्षी सुंदरम एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उनके साथ को लेकर कुछ बात हुई। पूर्व में डीजीपी रहे अभिनव कुमार को लेकर आपके द्वारा फेसबुक पर कई बार लिखा गया। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह को लेकर भी आपके द्वारा कई बार ऐसा लिखा गया। आमतौर पर राजनीति में पहले ऐसा नहीं होता था। राजनीति में प्रवेश करने के बाद लोग अक्सर भाषा को संयमित रखते थे, अपने व्यवहार को संयमित रखते थे, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं आपने तो ये किया ही किया है। कुछ और नेता भी हैं जो सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये होना चाहिए? आपने जो किया वो गलत किया, क्यों किया? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन नेता सोशल मीडिया पे क्या लिख रहा है, पर अपनी बात करूँ तो हमने भले ही किसी के विरुद्ध में लिखा हो, परंतु भाषा संयमित रही होगी। हमने तर्कों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर चीज़ें की है। और आपने आईएएस प्रकरण की बात की तो मैं समझता हूँ कि गंभीर बातें होनी चाहिए। तो आईएएस का अपना विवेक होता है। क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेता की है? आप बताइए, क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेता की है? आईएएस का भी अपना विवेक है। देश की सबसे उच्च स्तरीय परीक्षा को पास करके जो व्यक्ति आया है उसका अपना विवेक तो होगा।
और अगर अपना विवेक है तो जो काम होना ही नहीं है, अगर वो बंदा उस काम को भी कर दें और उस बंदे को अवगत करवा दिया है कि भाई ये एक्सटेंशन का जो मामला चल रहा है, एक्सटेंशन में इस व्यक्ति के पास इतनी अचूक संपत्ति कहाँ से आई। एक व्यक्ति यहाँ आता है अपना एक झोला और एक रजाई गद्दा लेकर और 200 करोड़ की संपत्ति जोड़ लेता है, कहाँ से लूटा? तो यहीं से होगा ना। तो जब यहाँ से लूटा है तो हमने कहा कि इसकी जांच करवाइए, और दूसरी बात है कि इसका एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। अब अपना विवेक नहीं है, उस व्यक्ति ने, उस वरिष्ठ आईएएस ने जिस प्रकार की भाषा शैली का इस्तेमाल किया, कहा कि नहीं हम कुछ तुम्हारी सुनने वाले नहीं हैं। हमने कहा हम एक आम नागरिक हैं। उन्होंने कहा आम नागरिक तो 1 करोड़ 20 लाख है। हमने कहा हम एक जनप्रतिनिधि हैं। भाई प्रत्यक्ष रूप से 1,68,000 लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से अपना नेता माना है। उस हैसियत से हम आपसे बात कर रहे हैं। कह रहे नहीं हारे हैं ना, जिस दिन जीत के आओगे उस दिन सुनेंगे, आज हम केवल इनकी सुनेंगे। तो ये गलत ट्रैक है। देखिए यहाँ पर आप केवल नेता को नहीं कोस सकते हैं, यहाँ पर आप नेता को नहीं कोस सकते। यहाँ पर उस अधिकारी का विवेक कहाँ मर जाता है जो वहाँ पर शपथ लिए, जो कसम खा के आता है कि मैं अपने जो काम करूँगा बिल्कुल विधि सम्मत करूँगा, कहाँ जाता है बोल रहे? नहीं, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर सकता हूं कि आपका ये कहना मैं मान सकता हूं कि एक अधिकारी को, एक जनप्रतिनिधि को सूचना देने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है। मेरा सवाल यही है कि क्या कोई भी बात साधारण तरीके से होनी चाहिए थी या उसके लिए जैसा बताया जा रहा है? नहीं, देखिए साधारण तरीके से होनी चाहिए। हिंसा के हम भी खिलाफ हैं, हम भी लेकिन नहीं हुआ नहीं। अब कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या आ जाती है, वो बात अलग है। कई बार चीज़ें इस प्रकार से हो जाती हैं कि कई लोग उकसाने में इस तरीके से चीज़ें हो जाती है। आखिरकार मनुष्य हैं, ईश्वर तो है नहीं। फील हुआ कि आपसे गलती हुई? देखिए गलती क्या हुई, हमें फील हुआ कि गलती हुई, पर जिस प्रकार से फिर एफआईआर में और जिस प्रकार से बयान हमने देखे कि ठेकेदारी को लेकर दबाव बना रही है, तो उसके बाद तो ये लगा कि यार हमने तो कम किया। इसके बाद तो ऐसे लोगों को और सबक सिखाया जाना चाहिए था जो इस प्रकार के झूठे आरोप और गलत आरोप लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम तो कहते हैं कि भाई इस प्रदेश की भलाई के लिए, इस प्रदेश की बेहतरी के लिए हम संघर्ष अगर कर रहे हैं तो आज की डेट में वो नेता चाहे सत्ता पक्ष का हो, वो नेता चाहे विपक्ष का हो, कर्मचारी चाहे 4th क्लास का हो या अधिकारी चाहे टॉप लेवल का हो, ये बात उन्हें भी समझनी पड़ेगी कि हम इमोशनल होकर इस प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे अंदर पीड़ा है इस प्रदेश की। अगर कोई उस इमोशंस को, अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई सत्ता पक्ष का नेता, विपक्ष का नेता अगर नहीं समझेगा तो निश्चित तौर पर पीड़ा होगी और निश्चित तौर पर ऐसी चीज़ें सामने आएंगी। अब भाषा का जो आपने इस्तेमाल किया, मैं तो उसे अमर्यादित भाषा ही कहता हूं और मैं तो उसे हिंसा के रूप में ही देखता हूं। बॉबी पवार को उससे हासिल क्या हुआ? देखिए उस घटना से बॉबी पवार को नहीं, इस पूरे प्रदेश को हासिल हुआ है। उसके बाद कि आप रिजल्ट देखोगे तो जो एक्सटेंशन के जो दौर इन्होंने शुरू कर दिए थे उसमें सिंचाई विभाग से जो एएनसी थे उनकी फाइल एक्सटेंशन के लिए बढ़ रही थी, उस पर ब्रेक लगा, वहाँ पर नया एएनसी आ गया। वहाँ पर पीडब्ल्यूडी के जो मुख्य अभियंता थे उनके लिए वहाँ पर उनकी फाइल आगे बढ़ रही थी एक्सटेंशन के लिए, उस पर ब्रेक लगा और नया मुख्य अभियंता मिल गया। इसके अलावा जो उधम सिंह नगर के डीएम जो 3 साल के जो एक्सटेंशन पर थे और आगे फिर फाइल आगे बढ़ रही थी, उस पर ब्रेक लगा और वहाँ पर एक नए डीएम मिले। इसके अलावा कई ऐसी फाइलें जो एक्सटेंशन के लिए चल पड़ी थी, परंतु उस घटना के बाद मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें हुई और कहीं ना कहीं लाभ इस प्रदेश को हुआ और उन लोगों को भी हुआ जिनका हक मारा जा रहा था, जिनके हक मारने के बाद इनको 2-2 साल का एक्सटेंशन या कई उसका एक्सटेंशन दिया जा रहा था, उन लोगों को भी ये फ़ायदा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि घटना जो हुई थी उसके बाद ज़रूर चीज़ें थोड़ा ऐसे हुई, परंतु ये प्रदेश के लिए लाभ हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार से ये हमारे मीनाक्षी सुंदरम को भी, मुख्यमंत्री धामी को भी कहीं ना कहीं इसको पॉजिटिव वे में लेते हुए इस प्रकार की जो चीज़ें हैं भविष्य में ना करें, इस प्रदेश के लिए जो बेहतर है वो चीज़ें करें। आपने देहरादून के एसएसपी को भी राय दी कि आपको राजनीति में उतर जाना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए जिस प्रकार की बयानबाजी आज वर्दीधारी कर रहे हैं, सचिवालय में बैठे आईएएस कर रहे हैं, तो उससे जो ये साबित होता है कि यार ये ठीक है, तुम वहाँ से बीआरएस लेकर आ जाओ
आजमा लो किस्मत, संघर्ष करो जनता के लिए, जिस प्रकार की बयानबाजी होती है। नहीं तो एक आईएएस, एक पीसीएस, एक सरकारी कर्मचारी, एक जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होता है, उसकी एक भाषा सदी हुई भाषा होती है, उसकी भाषा बैलेंस बनाने वाली होती है। आप इस प्रकार से एक पार्टी के पक्ष में, किसी नेता के पक्ष में अपने गुणगान गा देते हैं, जिससे कि यही लगता है कि यार सत्ता तो यही लोग चला रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से चला भी रहे हैं। इसे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो जिसका काम है वो उसे बेहतरी से करे, वो एसएसपी हो, डीजीपी हो, मुख्य सचिव हो, अन्य वरिष्ठ आईएएस हो, कर्मचारी हो, कोई विपक्ष का नेता हो, सत्ता पक्ष का नेता हो, हम हैं, कोई भी अपना ईमानदारी से काम करें और भावनाओं के अनुरूप करें। इस प्रकार से चीज़ें मैंने एसएसपी के बयान को भी पोस्ट किया था, डीजीपी ने जिस प्रकार से चीज़ें डीजीपी के रहते हुए जो हुई थी हमने उसको भी पोस्ट किया था। और कल के दिन अच्छा करेंगे, उनकी तारीफ भी लिखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई इनके विरोधी हैं, कुछ नहीं। देखिए, हमें इस प्रदेश को चलाने के लिए एक अच्छा सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम यहाँ के सत्ता पक्ष के नेताओं, यहाँ के विपक्ष के नेताओं, यहाँ के जो समाज सेवी है, आंदोलनकारी है, यहाँ के युवा है और अधिकारी कर्मचारी है, ये सिस्टम उन्हीं के रहते हुए बनेगा। और हम चाहते हैं कि अच्छे लोग। देखिए, आप यूथ के नेता हैं और यूथ के नेता होने के नाते, चूंकि एक नेता को लोग फॉलो करते हैं, यूथ के नेता होने के नाते आपकी भाषा संयमित होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अमर्यादित भाषा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वैसा ही यूथ भी करना शुरू करेगा। और हिंसा अगर आप शुरू करेंगे तो हिंसा आपसे जुड़े लोग भी शुरू करेंगे, क्योंकि वो रोल मॉडल मान के चलते हैं। रोल मॉडल से एक चीज़ और याद आती है, सिर्फ अकेले बॉबी पवार ही लड़ाई में है या कुछ और लोग भी आगे निकालने के चक्कर में हैं? देखिए, ऐसा तो लग रहा है कि बॉबी पवार के अलावा बाकी और कोई नजर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, पूरा समाज लड़ाई लड़ रहा है। नहीं, मैं आपकी टीम की विशेष तौर पे बात कर रहा हूँ। देखिए, टीम में बहुत लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सड़कों पर दिखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से मुद्दों पर दिखते हैं, बहुत से लोग हैं। और टीम का बड़े तेजी से विस्तार भी हो रहा है, लोग खटाखट जुड़ भी रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि आज जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बॉबी पवार और उनकी टीम का सहयोग कर रहा है, वो लगातार वही कह रहे हैं कि जो संख्या है बढ़ती जा रही है, जो ताकत है बढ़ती जा रही है। और इस ताकत में मुझे लगता है कि इस ताकत में वो प्रत्यक्ष रूप से जो 1,68,000 लोग हैं वो भी है, इसके अलावा और विधानसभा में जिन प्रकार का जो सहयोग और समर्थन रहा वो भी है, और प्रदेश भर से जिनको प्रत्यक्ष रूप से मौका नहीं मिला समर्थन करने का, अप्रत्यक्ष रूप से जो समर्थन कर रहे हैं वो भी हैं। तो मैं यही समझता हूँ, केवल एक बॉबी पवार नहीं है, कई बॉबी पवार अब इस लड़ाई में कूद चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर ईमानदारी से वो सभी लोग इस कार्य को करेंगे तो निश्चित तौर पर एक मुकाम हासिल होगा। और मैं यही प्रार्थना अपने इष्ट देवी देवताओं से भी करना चाहूँगा कि हमें शक्ति दें और कहीं ना कहीं इन ताकतों को बाहर करने के लिए एक ऐसी ताकत स्थापित हम कर पाएं जो प्रदेश का भला चाहेगी, प्रदेश को बेहतर बनाएगी। प्रत्यक्ष रूप से बॉबी पवार किसके माथे पे शिकन डालने वाले हैं? नहीं, प्रत्यक्ष रूप सीधा और सच्चा जवाब। नहीं, कैसे? मैं मेरा मतलब आपके चुनाव से है, 27 में बॉबी पवार किसके माथे पे शिकन डालने वाले? देखिए, ये सवाल आपने, ये सवाल आपने जब मैं लोकसभा लड़ने वाला था, जब अनाउंस नहीं हुआ था, आचार संहिता नहीं लगी थी, तब ये सवाल आपने किया था कि बॉबी पवार चुनाव, बॉबी पवार चुनाव लड़ेंगे कहाँ से? हमने कहा अपने घर से लड़ेंगे। और वो घर हमारा टिहरी था, जो 14 विधानसभाओं का जो एक लोकसभा क्षेत्र था। आज भी आप ये सवाल कर रहे हैं तो आपसे इसमें कोई गुरेज नहीं, हमें अपने घर से लड़ेंगे और घर हमारा चकराता है। तो सीधी सी बात है कि भाई लड़ाई अपने घर से जो होगा, जो इस प्रदेश में जो सफाई अभियान चलाया जाएगा वो अपने घर से शुरू करेंगे। वो बात अलग है कि बॉबी पवार के साथ और सहयोगी अलग अलग जगहों से इस बीड़े को उठाएंगे और कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करेंगे। मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के माथे पे शिकन देंगे आप 2027 में चक्राता में? देखिए, यही है फिलहाल, तो यही है सिनेरियो, तो यही कहता है। बॉबी पवार से जब हम शुरुआती दौर में बात किया करते थे तो उनकी भाषा यूथ की तरह दिखाई देती थी, और लेकिन राजनीति में प्रवेश करने के बाद बॉबी ने जो सबसे गहरे तौर पर सीखा है वो है संयमित भाषा का प्रयोग करना, बिल्कुल राजनेताओं की तरह। और वैसा ही हर सवाल का जवाब बॉबी पवार ने बिना गुरेज के दिया, सीधे दिया और स्पष्ट रूप से दिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।